हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कट एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम, जिसका पेपर कोड है PS02 पॉलिटिकल साइंस है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीति विचारक पॉलिटिकल साइंस में PS2 भाग है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मन्नू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए। मन्नू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, मन्नू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जब हुई जब समाज के अराजकता और भय का माहौल था, जिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान ने राजा की दृष्टि से की सृष्टि। यह राजा विभिन्न देवता इंद्र, वायु, सूर्य, यम, वरुण, चंद्रमा, अग्नि और कुबेर के दिव्य अंशों से बना था, जो राजा के दिव्य शक्ति और गुण प्रदान करते थे। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, कमजोरों का पालन पोषण करना और अपराधों को रोकने के लिए दंड का प्रयोग करना था, जिससे समाज में अर्थव्यवस्था और सद्भाव बना रहे। अगला क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के आप क्या समझते हैं? सप्ताह सिद्धांत एक प्राचीन भारतीय राज्य विज्ञान का सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य एक मानव शहरी की तरह 7 अंगों यह प्रकृति से मिलकर बना है। यह 7 अंग स्वामी, राजा, सामंतीय, मंत्री, जनपद, भूमि और जनता, दुर्ग, किले, कोष, खजाना, दंड, सोना, मित्र, सहयोगी ने इन सभी अंगों के बीच समावेश संतुलन पर जोर दिया है, क्योंकि इनमें से किसी एक अंग के अपेक्षा विकार राज्य की स्थिरता का समर्थन का प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, समाज के उन 3 प्रथाओं का उल्लेख की जिनका राजा राम मोहन राय का विरोध किया। तो उत्तर, राजा राम मोहन राय ने समाज की सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा जैसी कुरीति का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति पर जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं के अधिकार पर मांग की। जहाँ इन 3 प्रथाओं का विवरण दिया जिनका राजा राम मोहन राय के विद्रोह किया। सती प्रथा में इस प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इन अमानवीय प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और 1829 में कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, बाल विवाह। उन्होंने बाल विवाह प्रथा का विद्रोह किया। इस महिला में दयनीय स्थिति के कारण बताया। उन्होंने महिला की शिक्षा और उनके उत्थान पर बल दिया। जाति प्रथा और छुआछूत। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था उनके जुड़े छुआछूत का विद्रोह किया। उन्हें सभी लोगों को समानता का वकालत की और एकेश्वरवाद का बढ़ावा दिया, जिसमें कर्मकांड और अंधविश्वास के बजाय तर्क और नैतिकता पर जोर दिया। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित सार्वभौम मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित सार्वभौम मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वेदों के आधार पर सभी मनुष्य के लिए सार्वभौमिक भाईचारे और सामाजिक समानता आह्वान किया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत और जाति भेदभाव का कड़ा विद्रोह किया। उनके अनुसार मनुष्य का कल्याण केवल व्यक्ति के ही नहीं बल्कि पूरे समाज के सामूहिक कल्याण में निहित है। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले की देन प्रसंग में बातें लिखिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले दो मुख्य निम्नलिखित हैं। उन्होंने उदारवाद नीतियों विधेयक सुधार के माध्यम में भारतीय सुशासन के लिए काम किया। ट्रस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जिसने शिक्षा और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। खोखले ने महात्मा गांधी जैसे कई नेता प्रेरित किए जिन्होंने सुशासन प्राप्त करने के लिए
संवैधानिक तरीकों से सरकार के साथ मिलकर काम करने पर विश्वास किया। अगला क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील के 3 बिंदुओं पर उल्लेख कीजिए। कौन कौन से 3 बिंदु हैं उन पर उल्लेख कीजिए। पंचशील के 3 सिद्धांत है, सप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारंपरिक सम्मान और पारंपरिक अनाक्रमण, गैर आक्रमण और पारंपरिक हस्तक्षेप। इसके साथ इनके अन्य 2 सिद्धांत है, समानता और पारंपरिक लाभ का तथा शांति से स्थिति। अगला क्वेश्चन है, एम.एन. रॉय के लोकतंत्र के किन्हीं 2 विशेषता को लिखिए। उत्तर है, एम.एन. रॉय के लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है रेडिकल ह्यूमनिज्म पर आधारित आदर्श लोकतंत्र जो उन समिति पर आधारित है, एक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक संरचना। वे तर्कसंगत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से प्राप्त होने वाले इस लोकतंत्र को जनता की सेवा करने वाले उन्हें शिक्षित करने वाले दार्शनिक और मित्रों से प्रेरित माने जाते हैं, जहाँ निर्णय तर्क संगत और नैतिक होते हैं और यह आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र का सहयोग है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति के प्रमुख साधन कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो उत्तर है जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण ने अपनी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसी भौगोलिक स्थान का उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्रांति के 7 प्रमुख क्षेत्रों को उल्लेख किया, जहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्रांति है। इन सभी क्रांति के संयोजन से संपूर्ण क्रांति संभव है, न किसी विशेष स्थान से। अगला खंड है, इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित राजा के कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना, राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्यायपूर्ण शासन प्रदान करना और राज्य की रक्षा करना। राजा को बुद्धिमान, दूरदर्शी और कर्मठ होना चाहिए। साथ ही उससे अपने शासन में आर्थिक, वाणिज्य और कानूनी मामलों पर भी निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। राजा के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं? प्रजा का कल्याण, राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य प्रजा के सुख और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना। राजा का सबसे प्रमुख महत्व है कर्तव्य राजा के सुख और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना शामिल है। न्यायपूर्ण शासन, न्यायपूर्ण शासन है, राजा को प्रजा के लिए उचित न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहिए, सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। दोषी को दंडित करना, विवादों को निपटारा करना भी राजा का कर्तव्य है। राजा की रक्षा, राजा को राज्य की सीमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। युद्ध की स्थिति में युद्ध का निर्णय लेना, सेना का नेतृत्व करना। अर्थव्यवस्था और वाणिज्य की निगरानी, राजा को राजकोष की वृद्धि के लिए उपाय करने के चाहिए। आर्थिक वाणिज्य गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। कानून निर्माण, राज्यों को विधि और कानून का निर्माण करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। शांति और व्यवस्था, राजा का यह प्रमुख कर्तव्य राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना है। सर्वधर्म पालन, कौटिल्य के राजा को धर्म प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसका कर्तव्य है कि वह प्रजा को अपने सर्वधर्म पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में शुक्र के विचारों का वर्णन कीजिए। राज्य के संबंध में शुक्र का विचारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, शुक्र के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है जो नागरिकों के कल्याण और धर्म और अर्थ काम
त्रिवर्ग के सिद्धांत के लिए आवश्यक है। राज्य का मुख्य कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, निष्पक्ष न्याय प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सुविधा प्रदान कर उनका कल्याण सुनिश्चित करना। शुक्र ने राजा को प्रता का सेवक बताया और शासन के लिए राजस्व का शांत अंक, स्वामी सामित्य, मित्र को राष्ट्र दुर्ग बल की अवधारणा दी। राज्य की प्रकृति और उद्भव। शुक्र ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना जो मानवता का सामाजिक अद्भुत और कल्याण का आधार है। राज्य जनता के अभ्युदय के लिए चंद्रमा के समूह की वर्दी कारण होने की तरह महत्वपूर्ण है। वर्दी के कारण होने के लिए तरह महत्वपूर्ण है। राज्य के कार्य और कर्तव्य। नागरिक सुरक्षा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नागरिक का जीवन, संपत्ति और कल्याण के बाहरी और आंतरिक शत्रुओं की रक्षा करना है। न्याय और समानता। राज्य को एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली लागू करनी चाहिए जहां सभी नागरिकों के साथ उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार हो। कल्याण और विकास। नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा जैसे आवश्यकता सुविधा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य ताकि समाज का विकास हो सके। आर्थिक समृद्धि। राज्य के आर्थिक समृद्धि विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति बनानी चाहिए। सामाजिक सद्भाव। राज्य को भेदभाव को हतोत्साहित करना चाहिए, सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। समाज के भीतर विभिन्न समूहों के बीच एकता बनाए रखनी चाहिए। राजा और शासन काल। राजा शासन कला। प्रता का सेवक। राजा का प्रता का सेवक माना जाता है, न कि द्वितीय पुरुष। संयम पर विजय। राजा को सबसे पहले अपने पर विजय पानी चाहिए और आदर्श गुणों को प्रस्तुत करनी चाहिए। धन का उचित उपयोग। राजा को अपने और अपने परिवार पर कम खर्च करना चाहिए और गरीबों के सुखी जीवन के लिए उपाय करना चाहिए। राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? शुक्र के राज्य की तुलना मानव शरीर की और उसके 7 अंगों का उल्लेख है। स्वामी राजा, राज्य की मस्तिष्क है। अमितीय या मंत्री, बुद्धिमानतापूर्ण कार्य करने वाला। मित्र या सहयोग, अन्य राज्य के साथ मित्रपूर्ण संबंध। कोष, धनागार, सभी अंगों के शक्ति प्रदान करने वाला धन। राष्ट्र भूभाग, राजा के अधीन भूभाग। दुर्ग, किला, सुरक्षा का आधार, बल और सेना, राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति। यह अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का विवेचन कीजिए, जिसमें उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक विचारों के प्रमुख थे। समाज कुरीतियाँ जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, छुआछूत और जातिगत भेदभाव का विद्रोह करना। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, दलित वर्गों के उत्थान का समर्थन किया। उनका उद्देश्य वेदों के आदर्श पर आधारित एक तर्कसंगत, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था जो सामाजिक समता पर केंद्रित हो। सामाजिक कुरीतियों का खंडन। मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विद्रोह। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का घोर विद्रोह किया जिसे वे धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास मानते थे। छुआछूत का विद्रोह। दयानंद सरस्वती के अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने में समर्थ किया और वर्गविहीन समाज की वकालत की। सामाजिक बुराई पर प्रहार। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और दहेज जैसी सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उन्हें समाप्त करने जोर दिया। समानता और शिक्षा का समर्थन। स्त्री पर जोर। उन्होंने महिला को शिक्षित करने, उन्हें समाज में समान अधिकार देने और शिक्षा के माध्यम से सख्त बनाने का पुरजोर समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह, विधवा उत्थान। दयानंद सरस्वती के विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाज में विधवा के उत्थान के लिए कार्य किए। दलित वर्ग का उत्थान। उन्होंने दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया। उनके अधिकारियों के वकालत की। वैदिक मूल्य के पर आधारित समाज। वेदों की ओर लौटो।
उनके विचार केंद्रीय सूत्र वेदों की ओर लौटो था, जिसके माध्यम से वे समाज, तर्क, समानता, सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे। मानव निर्माण का कैद उन्होंने शिक्षा और विश्वविद्यालयों में मानव निर्माण का केंद्र माना, जहाँ चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का महत्व दिया। सामाजिक समरसता और राष्ट्रवाद, दयानंद सरस्वती ने सामाजिक समरसता का बढ़ावा दिया, भारतीय राष्ट्रवाद की भावना मजबूत किया, जिससे एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो सके समावेशी और न्यायपूर्ण हो। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का संक्षेप विश्लेषण कीजिए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं सीधे तौर पर राजनीति में भाग नहीं लिया, लेकिन उनके राष्ट्रवाद, उन शिक्षा, जातीय अनुमूलन, महिला शक्तिकरण और भारतीय सभ्यता के पुनरुत्थान के विचार पर आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक स्वरूप को गहराई पर प्रभावित किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी विचारधारा को प्रेरित किया और उनके दर्शन को भारतीय संविधान प्रस्ताव और मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया। उनके राजनीतिक विचार के प्रमुख पहलू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक श्रेष्ठता। स्वामी विवेकानंद भारत की प्रति गहरा लगाव रखते हैं और राष्ट्रवाद का एक राजनीतिक धर्म मानते थे, जिससे लोगों के दलों में एकता और इच्छाओं का संचार होता है। उन्होंने पश्चिम की भौतिक समृद्धि और भारत की प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर दोनों ही आवश्यकता पर बल दिया। सामाजिक सुधार और जन शिक्षा, उनका मानना था कि भारत के पतन का कारण लोगों में एकता का प्रभाव और जीवन शक्ति की कमी है। उन्होंने जन शिक्षा और समाज की सेवा की भावना को बढ़ावा दिया, ताकि समाज को एक नए जीवन और अग्रसर किया जा सके। जातिवाद और धार्मिक रूढ़ियों का विद्रोह, उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद और धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की और एक ऐसी रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठी जिनका लक्ष्य ने एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां समाज में एकता और जातिगत भेदभाव समाप्त था। महिला सशक्तिकरण, स्वामी विवेकानंद ने महिला के उत्थान और उन्हें शिक्षा प्रदान करने की वकालत की, ताकि वे समाज में अपना सही स्थान पा सके। आध्यात्मिक पुनरुत्थान, उनके अनुसार भारत में पुनरुत्थान के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान दोनों आवश्यक है। उनका मानना था कि भारत के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पश्चिमी को चाहिए, जिससे भारत को किसी याचक नहीं बना पड़ेगा। भारतीय संविधान पर प्रभाव, स्वामी विवेकानंद के विचार भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। संविधान सभा के सदस्य प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों को पेश करते समय उनके विचार का बार बार उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय में भी अपने कई निर्णय उनके विचार का पुनर्स्मरण किया। अगला प्रश्न है, खोखले के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। खोखले ने भारतीय उद्योगों का उचित संरक्षण, स्वदेशी उद्योगों के विकास, ब्रिटिश आर्थिक शोषण की आलोचना, किसानों को कर राहत देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उन्मुक्त व्यापार, सुनिश्चित संरक्षण दोनों के विद्रोह थे तथा भारत की आर्थिक स्वावलंबन प्रतिस्पर्धा करने की दक्षता के विकास पक्षधर थे। समता के विकास के पक्षधर थे। गोखले के आर्थिक विचार के प्रमुख बिंदु औद्योगिक संरक्षण की आवश्यकता, जिसमें खोखले को मानना था कि भारत में कुटीर उद्योग के पतन का कारण अंग्रेजी की भेदभावपूर्ण आर्थिक नीति थी। उन्होंने भारतीय उद्योगों के विकास के लिए उचित आर्थिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। कृषि प्रधान देश की आलोचना, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत को केवल एक ही कृषि प्रधान देश मानकर जैसे तैयार माल के आयात की मंडी बनाने के लिए नैतिक कड़ी की आलोचना की। उदारवादी दृष्टिकोण लेकिन सीमित मुक्त व्यापार, खोखले उदारवादी होने के बावजूद उन्मुक्त व्यापार और कम से कम सरकारी हस्तक्षेप की नीति पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए हानिकारक हैं। सरकार की मांगा,
सरकार की मांग। खोखले ने सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकसित करने के लिए संरक्षण प्रदान की मांग की ताकि वे अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा कर सके। कर संबंधी सुधार। उन्होंने किसानों को करों से राहत देने, कर वसूली के तरीकों का सुधार करने का सुझाव दिया। आय कर और ऋण मुद्रा। खोखले ने आयकर की उच्च सीमा का समर्थन किया। उन्होंने सोने आधारित मुद्रा का विद्रोह किया क्योंकि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है और भारतीय रुपये में ब्रिटिश रुपये में बदलने की वकालत की। आर्थिक आत्मनिर्भरता। खोखले भारतीय शक्ति स्वावलंबन के विकास के साथ साथ भारतीय नए उद्यम के विकास पर जोर देते ताकि आत्मनिर्भर बन सके। अगला क्वेश्चन, दलितों के उत्थान पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार वर्णन कीजिए। तो उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए जाति व्यवस्था का उन्मूलन, दलितों में शिक्षा क्षेत्रों का प्रसार, सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने सहस्त्रता के खंभे और समान नागरिक संहिता, महिला के अधिकारों के संघर्ष किया। उन्हें जाति का विनाश जैसे लेखन से दलितों की मुक्ति के लिए आवाज़ उठाई। बहिष्कृत हितकानी सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर के मुख्य विचार है जातिवाद की व्यवस्था, जाति व्यवस्था का उन्मूलन। अंबेडकर जाति व्यवस्था को सामाजिक विषमता का मूल कारण मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष करें। शिक्षा और चेतन का प्रसार। उन्हें दलितों में जागरूकता लाने और शिक्षा का महत्व बढ़ाने के लिए मूक नायक जैसी पत्रिका, विभिन्न संस्थाओं का स्थापना की। सामाजिक समानता। दलितों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता का वकालत करते हुए उन्होंने भारतीय संविधान में सकारात्मक कार्रवाई अनुच्छेद 46 का प्रावधान शामिल है। सहस्त्रता का अंत। अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सहस्त्रता, छुआछूत की प्रथा का समाप्त कर दिया। धार्मिक स्वतंत्रता का परिवर्तन। उन्होंने धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव का विद्रोह किया। अंततः बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक मुक्ति का मार्ग चुना। समान नागरिक संहिता। उन्होंने भारत में एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच का बढ़ावा देने के लिए पर्सनल कानूनों की जगह समान नागरिकता का संहिता का समर्थन किया। महिलाओं के अधिकार। उन्होंने हिंदू कोड बिल, हिंदू संहिता विधेयक के माध्यम से भारतीय महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकार और आर्थिक मामले में समानता दिलाने का प्रयास किया। एल्केशन है M.N. रॉय लोकतंत्र संबंधी विचार का विश्लेषण किए। M.N. रॉय, मान बैद्यनाथ रॉय, ये मानवतावादी क्रांतिकारी थे। उन्होंने तर्क, स्वतंत्रता, कट्टरपंथी मानवतावाद पर जोर देते हुए लोकतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी लोकतंत्र की परिकल्पना की जहाँ मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता और समानता की दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें। जहाँ नेता जनता मार्गदर्शन मित्र दार्शनिक के रूप में कार्य करें, न कि शासन के रूप में। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर लें। मुख्य विचार है कट्टरपंथी मानववाद। राय ने एक दर्शन विकसित किया, तर्क, व्यक्तिवाद और नैतिकता पर आधारित था, और जैसे उन्होंने कट्टरपंथी मानवतावाद का लोकतंत्र के प्रबल समर्थन। वे लोकतंत्र के एक ऐसे रोज प्रबल समर्थक थे जो व्यक्तियों के स्वतंत्रता और तर्कसंगतता पर आधारित हो। क्रांतिकारी लोकतंत्र। उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया जहाँ स्वतंत्र और संगठित व्यक्ति एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करें। नेता की भूमिका। रॉय का मानना है कि नेता जनता के मित्र, दार्शनिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करें, न कि उनके नियंत्रण करने वाला शासन के रूप में। मार्क्सवाद का अलगाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉय रूढ़िवाद, मार्क्सवाद के हट गए और एक ऐसे तीसरे रास्ते की तलाश की जहां उत्तरवाद और साम्यवाद दोनों से अलग हो। स्वतंत्रता और तर्क की प्राथमिकता। उनके सभी विचारों में स्वतंत्रता और तर्क स्थान का सर्वोपरि था, जो उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का केंद्रीय बिंदु था। अगला खंड है दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न।
प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन के मनु का योगदान का मुख्य मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में मनु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मनुस्मृति मानक ग्रंथ के माध्यम से धर्म और न्याय शासन व्यवस्था का विचार प्रस्तुत करना है। उन्होंने राजा के कृत्य, राज्य की प्रशासनिक संरचना, न्याय प्रणाली और दंड के महत्वपूर्ण विचार से प्रकाश डाला। उनके विचारों से प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही आधुनिक मूल्यांकन में उनकी अवधारणा पर सवाल उठाए जाते हैं। मनु के योगदान में मुख्य बिंदु: राजा की भूमिका और कर्तव्य। मनु ने राजा को प्रथा की रक्षा करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक धर्मनिष्ठ और सज्जन शासक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजाओं के लिए एक दिनचर्या निर्धारित की, जिसमें स्नान और ध्यान के बाद न्याय के कार्य करना शामिल है। राजा को मंत्रियों और गुप्तचरों के साथ नियमित रूप से परामर्श करने की सलाह दी गई है। प्रशासनिक ढांचा: मनु ने एक कुशल प्रशासनिक तंत्र के विकास पर जोर दिया, जिसमें गांवों से लेकर बड़े क्षेत्रों तक कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही। इन कर्मचारियों का कार्य वसूलना और स्थानीय घटनाओं अपराधों की रिपोर्ट राजा तक पहुंचाना था। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं का महत्व स्वीकार किया, जिसमें स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। दंड नीति एवं न्याय: मनु दंड नीति के समर्थक थे। उनका मानना था कि दंड ही राज्य के अस्तित्व में रखता है और लोगों को न्याय मार्ग चलने की प्रेरित करता है। मनुस्मृति युद्ध के समय राजा कृत्यों का वर्णन है, जिसमें शत्रु का सहारा, मातृभूमि की रक्षा करना राजा का धर्म बताए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था: मनु के शांति के समय प्रथा से 6 और 8 भाग से बराबर कर प्राप्त करने का सुझाव दिया, जबकि युद्ध या आपातकाल में वह 4 भाग से ले सकता है। मनुस्मृति का महत्व: मनुस्मृति का प्राचीन भारत के सामाजिक न्यायिक राजनीतिक जीवन की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राथमिक धर्मशास्त्रों में एक है। नैतिक कानून, धर्म और सामाजिक दंडों के आधारित मानी जाती हैं। मूल्यांकन: सकारात्मक पहलू: मनु ने सुव्यवस्थित और कुशल राज्य की एक व्यापक खाका तैयार किया, जिसमें राजा की भूमिका, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली, समाज के आर्थिक पहलू शामिल थे। आलोचनात्मक पहलू: आधुनिक दृष्टिकोण से मनु के कुछ विचार, विशेषकर धर्म, जाति व्यवस्था से जुड़े पहलू, सामाजिक समानता के विद्रोह माना जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। हालांकि प्राचीन भारतीय राजनीति दर्शन के समझने के लिए उनके विचारों का अध्ययन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दर्शन का विश्लेषण कीजिए। तो तरह स्वामी विवेकानंद का सामाजिक दर्शन मानवतावादी और राष्ट्रवादी था, जो सार्वभौमिक समानता, सामाजिक न्याय, धार्मिक सही गुणता पर आधारित था। उन्होंने जाति भेद, अस्पृश्यता की निंदा की और समाज के सबसे निचले वर्ग के ज्ञान और सम्मान पहुंचाने की वकालत की। उसने दर्शन में भौतिक और आध्यात्मिक विकास को समान महत्व दिया। उन्होंने भारत के उत्थान के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया। सामाजिक समता का और न्याय: जाति भेद का विद्रोह: उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता के गणित रूप से समाप्त करने का आह्वान किया। सभी के लिए समान अवसर: उनका समान अवसर है। उनका मानना था कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए। मानवता की सेवा: विवेकानंद के जीव ही शिव है आदर्श में जोर दिया, जिसका अर्थ है मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। राष्ट्रवाद और शिक्षा: भारत में हित सर्वोपरि: विवेकानंद के लिए भारत का हित सर्वोपरि था। उन्होंने भारतीय जनता गरीब और अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए प्रयास किया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार: उन्होंने शिक्षा के अभाव को एक बड़ी समस्या माना और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के लिए विकास वकालत की, ताकि देश में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासन तैयार किया जा सके। भारतीय
भारतीय संस्कृति का संरक्षण। उनका मानना था कि हम विदेश से ज्ञान लेना चाहिए लेकिन याचक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भारत के पास देने के लिए कुछ नहीं है। धार्मिक दार्शनिक आधार। सार्वभौमिक धर्म। उन्होंने एक धर्म सार्वभौमिक धर्म की कल्पना की और जो सांप्रदायिक समूह से परे हो, जहाँ सभी धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हो। आंतरिक शक्ति और आत्म साक्षात्कार। उन्होंने आत्म साक्षात्कार, ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यास, आंतरिक शक्ति और जीवन की चुनौती को काबू पाने का साधन है। निष्कर्ष है, स्वामी विवेकानंद का सामाजिक दर्शन एक साम्यवादी समाजवादी आध्यात्मिक रूप से समाज के निर्माण पर केंद्रित था और भारत के गौरव को फिर से स्थापित करने का मार्ग प्रस्तुत था। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तिलक के राजनीतिक विचार का मूल्यांकन। बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक विचार का मूल्यांकन करने का पता चलता है कि वे एक प्रबल राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और गर्म दल के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार बताया, जनता का एकजुट कर ब्रिटिश विरोध सक्रिय के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी कर्मयोग व्याख्या के माध्यम से गीता से प्रेरणा ली, जिससे भारतीय जनता को सक्रिय प्रतिरोध का नैतिक आधार मिला। तिलक के बहिष्कार और स्वदेशी पर बल दिया। शिक्षा के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। तिलक के राजनीतिक विचार। स्वराज की मांग। तिलक के स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसे हासिल करने के लिए स्वराज का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा का प्रसिद्ध नारा दिया। राष्ट्रवादी नेतृत्व है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गर्म दल का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के विद्रोह जनता का संगठित करने का प्रयास किया। धार्मिक राजनीतिक औचित्य। ब्रिटिश विद्रोह संघर्ष के लिए उन्होंने भगवत गीता के कर्म योग सिद्धांत का सहारा लिया, जिसमें कृष्ण अर्जुन का कर्तव्य पालन के प्रेरित करते हैं, भले ही वे कठिन और शिक्षा और जन आंदोलन। शिक्षा के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता और आत्म बलिदान का भावना जगाना उनका एक प्रमुख लक्ष्य था। बहिष्कार और स्वदेशी। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का बल दिया और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों पर विद्रोह का सख्त माध्यम था। संप्रदाय सद्भाव। उन्होंने भारतीय जनता का एकजुट करने का प्रयास किया, अपनी बात रखने के लिए धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल किया। गर्म और नरम दल। तिलक ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रमक अपनाने के समर्थन। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने केवल आग्रह करने के बजाय उसे मजबूर करना चाहिए। जनता की भागीदारी। उनका मानना था कि जब तक जनता का आंदोलन सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगी तब तक स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में गांधी की प्रासंगिकता का वर्णन। आधुनिक काल में महात्मा गांधी की प्रासंगिक विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचार के स्थायी महत्व को दर्शाती है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, संसाधन पर सीमित उपयोग, सादगी, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, महिला शक्तिकरण और शांति, अहिंसा, सत्याग्रह, वैश्विक शांति शामिल हैं। उनके सिद्धांत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मानवीय गरिमा और न्याय सतत विकास के लिए प्रेरणा और स्रोत बने हुए हैं। आज की जटिल वैश्विक समस्या का समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, सीमित लालच। गांधी जी ने हमेशा कहा कि पृथ्वी पर मानवीय आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन मानव लालच के लिए नहीं। यह विचार आज भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरण चुनौती का सामना करने के लिए प्रासंगिक हैं। सादगी और संतोष। उन्होंने उपयोग में कम करने के लिए सादगी जीवन जीने पर जोर दिया, जिससे पर्यावरण के लिए संसाधन को बचाना जा सके। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। गरीबी उन्मूलन। गांधी जी का धन संसाधन का सामूहिक नियंत्रण का वकालत करना वाला न्याय विचार आज भी प्रासंगिक हैं, विशेष रूप से जब गरीबी भूखमरी फैली हुई है। महिला सशक्तिकरण। उन्होंने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर की चार दीवार बाहर निकालने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। शांति और अहिंसा। सत्याग्रह का महत्व। गांधी ने सत्याग्रह का
पारिस्थितिक को सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को दूर करने में प्रभावी हथियार रूप में देखा है। उनके अहिंसात्मक आंदोलन के विचारधारा विश्व में कई क्रांति सामाजिक परिवर्तन में प्रभावित हुए। वैश्विक शांति, महात्मा गांधी की शांति वकालत के विश्व स्तर पर शांतिपूर्ण समुदाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा सक्रिय संगठनों के प्रेरित किया। अन्य प्रासंगिकता, नैतिकता और मानवीयता, गरिमा, गांधीवाद दर्शन समय स्थान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परे जाकर मानवीय गरिमा, सम्मान, प्रेम जैसे सार्वभौमिक मूल्य का बढ़ावा देना। समकालीन चुनौती का समाधान, आज की जटिल वैश्विक चुनौती के दौरे में गांधी जी के सिद्धांत मानवता का एक सुख की समर्थ शांतिपूर्ण स्थायी जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इससे पिछली भी क्लासेस भी ज़रूर देखें। और BA फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी विषय के वीडियो बने हुए हैं, एक बार सभी देख लें। आपके विषय अनुसार इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस BD को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्लास की PDF भी उपलब्ध की जाएगी।